Welcome all of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. हमारा आज का पहला क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल फॉर देयर होस्ट आर नॉन एज, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने होस्ट के लिए हार्मफुल हों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैथोजन। ठीक है, पैथोजन के बारे में यदि बात करें तो पैथोजन क्या है कि इन्फेक्शियस एजेंट आप बोल सकते हैं इसको, जिसकी वजह से क्या होते हैं, डिजीज होते हैं, इलनेस होते हैं। ठीक है, और ये जो पैथोजन टर्म्स था ये सबसे पहले इस्तेमाल यूज़ किया गया 1880s में। ठीक है, 1880 के टाइम में जो है इसका इस्तेमाल किया गया, और इसके बारे में स्टडी जो है हम लोग पैथोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी, इसमें हम लोग पैथोजेंस के बारे में स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप बैक्टीरिया ले लो, फंगी ले लो, वायरस ले लो, ये सारे हमारे जो हैं पैथोजन हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज मोस्टली यूज्ड फॉर रूटीन माइक्रोबायोलॉजी वर्क। तो रूटीन माइक्रोबायोलॉजी वर्क के लिए हम लोग जो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल मोस्टली करते हैं वो कौन सा माइक्रोस्कोप है? तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल जो होता है रूटीन माइक्रोबायोलॉजी के वर्क के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज स्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ मॉर्डेंट देन स्टेन इज नॉन एज। आपको पूछा जा रहा है जब हम ऑर्गेनिज्म को स्टेन करते हैं मॉर्डेंट की हेल्प से तो स्टेन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट स्टेनिंग। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं मॉर्डेंट के बारे में। तो मॉर्डेंट क्या है? तो मॉर्डेंट के बारे में आप यदि ये भी बोल सकते हैं कि एक डाई फिक्सेटिव है। ठीक है, जो सब्सटेंस इसका इस्तेमाल जो होता है हम लोग डाइस को बाइंड करने के लिए फैब्रिक्स से इसका इस्तेमाल करते हैं। ये करता क्या है? तो ये एक फॉर्म करता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये आपको याद रखना है, ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसकी वजह से डाइस जो है वो आसानी से ईजिली जो होगा वो अटैच हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा फैब्रिक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच सॉल्यूशन इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टेन इन जेडन स्टेन मेथड। आपको पूछा जा रहा है वो कौन से सॉल्यूशन का इस्तेमाल हम लोग प्राइमरी स्टेन में के रूप में करते हैं जेडन स्टेनिंग मेथड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बल फ्यूसिन। जो कार्बल फ्यूसिन होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है प्राइमरी डाई के लिए। ठीक है, और एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्राइमरी डाई को ही आप बोल सकते हैं उससे से ही ये स्टेन होंगे, और जिसकी वजह से जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है उसका कलर कैसा होता है? तो रेड कलर होता है। ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, अब यदि हम बात कर लेते हैं कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है, तो जो इनका सेल वाल्स होता है तो सेल वाल में एक एसिड प्रेजेंट होता है, उसको होता है मैकोलिक एसिड। ठीक है, तो ये हाई कंटेंट में प्रेजेंट होता है। अब इस बेसिस पे ही आप बोल सकते हैं कोई जो बैक्टीरिया है वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है और कोई बैक्टीरिया जो है वो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, माइकोलिक एसिड इज प्रेजेंट इन अ सेल वॉल ऑफ। माइकोलिक एसिड जो होता है वो किसके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है? तो अभी मैंने अभी आपको बताया था जो माइकोलिक एसिड होता है वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। यदि आपको बैक्टीरिया का नाम पूछा जाए तो माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है इसके सेल वॉल में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच बैक्टीरिया ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें ग्रेन्यूल्स जो होता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और वो हेल्प करता है बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निबैक्टीरियम। ठीक है, आपको याद रखना है कॉर्निबैक्टीरियम जो होता है उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन अल्बर्ट स्टेन द ऑर्गेनिज्म स्टेन। अल्बर्ट स्टेन में ऑर्गेनिज्म कैसा स्टेन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन कलर। ठीक है, ये ग्रीन कलर स्टेन होता है। अल्बर्ट स्टेनिंग में जो होता है आप ये बोल सकते हो इसका मेन एम होता है बैक्टीरिया को, वैसे बैक्टीरिया जो कि ग्रेन्यूल्स जिनमें प्रेजेंट होता है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, तो उसके आधार पे ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक बहुत अच्छा सा टेस्ट है अल्बर्ट स्टेनिंग। ठीक है, या नाइजर्स स्टेन होता है, ये भी अच्छे स्टेन होता है जो डिफ्रेंशिएट करता है क्रोमेटिक और नॉन क्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स वाले बैक्टीरिया को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेगेटिव स्टेनिंग इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। नेगेटिव स्टेनिंग का इस्तेमाल हम लोग आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्सूल।
ठीक है, ये बैक्टीरिया के कैप्सूल को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो नेगेटिव स्टेन का इस्तेमाल जो होता है, हम लोग बैक्टीरिया वायरस उसके मार्फोलॉजी को भी देखने के लिए, ठीक है, शेप साइज और उसके अरेंजमेंट को देखने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, स्टडी करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यदि कोई स्टेन से स्टेन नहीं हो पा रहा होता है तो हम लोग निगेटिव स्टेन से उसको स्टेन करते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेलाकाइट ग्रीन स्टेन इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। मेलाकाइट ग्रीन स्टेन का इस्तेमाल हम लोग किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्पोर्स, यानी स्पोर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग मेलाकाइट ग्रीन स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड रिपोर्टेड बैक्टीरिया। पूछा जा रहा है कि सबसे पहले जो है बैक्टीरिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किसके द्वारा किया गया और रिपोर्ट किया गया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। ठीक है, आपको याद रखना है कि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek जो है, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया और इन्होंने बैक्टीरिया को रिपोर्ट किया सबसे पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मस्कार्डिन डिजीज ऑफ सिल्कवर्म वाज काउज्ड बाय। जो मस्कार्डिन डिजीज होता है सिल्कवर्म का, वो किसके द्वारा होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फंगस। ठीक है, ये फंगस के द्वारा होता है। और ये वाइट मस्कार्डिन जो डिजीज होता है ये सिल्कवर्म में, तो ये फंगस के द्वारा होता है। उस फंगस का नाम यदि कहीं पूछ लिया जाए तो उसका नाम हो जाएगा ब्यूवेरिया वेसिना। ठीक है, आपको याद रखना है ब्यूवेरिया वेसिना जो है एक फंगस है जिसकी वजह से ये मस्कार्डिन डिजीज सिल्कवर्म में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज स्टार्टेड बाय। जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है माइक्रोबायोलॉजी का, वो स्टार्ट किसके द्वारा किया गया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लुइस पास्चर। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो साइंटिफिक माइक्रोबायोलॉजी जो डेवलपमेंट हुआ है वो 19वीं सेंचुरी में हुआ है। और किसके द्वारा हुआ है? तो लुइस पास्चर के द्वारा हुआ है। यदि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी आएगा तो ये रॉबर्ट कोच हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द लेंथ ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया इज अबाउट। आपको पूछा जा रहा है कि जो मेडिकल इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं जनरली उसका लेंथ कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये लेंथ होगा, ये वेरी करता है लेंथ, अलग अलग बैक्टीरिया का जो लेंथ होगा वो अलग अलग होगा। जैसे कि कुछ क्लेप्सिला है, साल्मोनेला है, सीजेला है, ऐसा नहीं कि ये सारे बैक्टीरिया का जो लेंथ होगा वो सेम होगा, ये सब वेरी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस जनरली मेजर्स डैश इन डायमीटर। आपको पूछा जा रहा है वो बैक्टीरिया जो मेडिकली इंपॉर्टेंट होते हैं उसके यदि डायमीटर के बारे में आपको पूछ लिया जाए, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने लेंथ के बारे में देखा, तो यदि डायमीटर पूछा जाता है तो डायमीटर का रेंज कितना हो जाएगा? तो 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर, ये इसका डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, कई बार ये MCQ क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कोकाई बैक्टीरिया आर डैश इन शेप्ड। कोकाई बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फेरिकल एंड ओवल। ठीक है, यानी जो कोकाई बैक्टीरिया होते हैं उसका शेप कैसा होगा? तो स्फेरिकल या ओवल। यदि आपको दिखता है स्टेफाइलोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, तो कोकाई जो है वो उसके शेप को ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच बैक्टीरिया इज रोड सेप्ड। अब रोड सेप्ड बैक्टीरिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो रोड सेप जो बैक्टीरिया होते हैं उसको क्या बोल देते हैं? तो उसका हो जाएगा राइट आंसर बैसिली। ठीक है, यानी रोड सेप बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैसिली कहलाते हैं। ठीक है, यदि बैसिली लगा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि ये जो है ये रोड सेप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच बैक्टीरिया इज कॉल्ड ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसको हम लोग ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिनोमाइसिट्स। जो एक्टिनोमाइसिट्स होते हैं ये एक यूनिसेलुलर फिलामेंटस बैक्टीरिया का एक ग्रुप है। ठीक है, और ये क्या करता है, एक फॉर्म करता है ब्रांचिंग नेटवर्क को। ठीक है, किसका ब्रांचिंग नेटवर्क? तो फिलामेंट्स का, और ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कोकाई विच आर अरेंज्ड इन पेयर्स आर कॉल्ड। आपको पूछा जा रहा है वो कोकाई जो अरेंज हो पेयर में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो डिप्लोकोकाई। आपको याद रखना है डिप्लोकोकाई में क्या होते हैं, दो जो कोकाई होंगे ओवल शेप्ड के बैक्टीरिया होंगे वो पेयर में होंगे, अटैच होंगे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोकोकाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कोकाई विच आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स ऑफ 4 आर कॉल्ड।
यानी कोकाई अब यदि 4 के ग्रुप में हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये पूछा जा रहा है, तो उसको बोलेंगे टेट्रेड्स। ठीक है, जैसे टेट्रा होता है तो टेट्रेड्स कहेंगे इसे। ठीक है, टेट्रा मतलब 4। ठीक है, तो टेट्रेड्स हम उसे कहेंगे जहाँ पे कोकाई जो होंगे वो अरेंज होंगे ग्रुप में जिसमें कि जो बैक्टीरिया होंगे वो 4 होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वैसली विच आर अरेंज्ड इन चैन आर कॉल्ड। आपको पूछा जा रहा है वैसली जो अरेंज होते हैं चैन के फॉर्म में उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चाइनीज लेटर अरेंजमेंट इज सीन इन विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। आपको पूछा जा रहा है चाइनीज लेटर अरेंजमेंट जो होता है वो किस टाइप की बैक्टीरिया में देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नी बैक्टीरियम। ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम जो होता है वो चाइनीज लेटर अरेंजमेंट दिखता है कॉर्नी बैक्टीरियम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द बैक्टीरिया विच हैव नो स्टेबल मार्फोलॉजी इज कॉल्ड। आपको पूछा है वो बैक्टीरिया जिसका कि मार्फोलॉजी जो होता है स्टेबल नहीं होता है वो कौन सा बैक्टीरिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अब माइकोप्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो माइकोप्लाज्मा होता है ये बैक्टीरिया में सेल वाल की कमी होती है, यानी ये लैक ऑफ सेल वाल होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन में सेल वाल नहीं होता है, और इस वजह से ये जो होता है ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्योंकि हमें पता है कि जो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सेल वाल को टारगेट करते हैं, तो ये सेल वाल इसमें होता नहीं है जिस कारण से ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होता है, और आप ये बोल सकते हैं दे कैन बी पैरासाइटिक या सप्रोफाइटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इनक्लोज्ड विस्किड लेयर अराउंड द बैक्टीरियल सेल वॉल इज नॉन एज। आपको पूछा जा रहा है ये जो विस्किड लेयर होते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के अराउंड उसको वो क्या होता है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्सूल। ठीक है, ये जो विस्किड लेयर है, विस्किड मतलब एक चिपचिपा टाइप का एक लेयर होता है बैक्टीरियल सेल वॉल के अराउंड, और ये जो विस्किड लेयर होता है यानी जो कैप्सूल होता है वो किससे बना होता है, यानी कंपोस्ट क्या होता है इसमें, तो पॉलीसैकेराइड। ठीक है, आपको याद रखना है मोस्ट बैक्टीरियल जो कैप्सूल होते हैं वो पॉलीसैकेराइड से बने होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसीज जो होते हैं तो उसके वो अदर मटेरियल से भी कैप्सूल बने होते हैं, जिससे पॉली डी ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, जिससे बैसिलस एंथ्रेसिस है तो इसके ये पॉली डी ग्लूटामिक एसिड भी होते हैं। और यदि हम बात करें कैप्सूल के बारे में तो ये क्या होता है काफ़ी टाइटली पैक्ड होता है जिससे कि डिफ़िकल्ट होता है स्ट्रेन करना। ठीक है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड स्ट्रेन होते हैं वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं कैप्सूल को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ पार्ट ऑफ लोकोमोशन इन द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में लोकोमोशन के लिए एक पार्ट होता है, वो पार्ट का नाम बताना है आपको। वो पार्ट हो जाएगा फ्लैजिला। फ्लैजिला के बारे में बात करें तो फ्लैजिला जो होता है ये कंपोज होता है एक सिंगल प्रोटीन फ्लैजिलिन। ठीक है, आपको पूछा जाता है कभी कि जो फ्लैजिला होता है वो कौन से प्रोटीन से कंपोज होकर बना है, तो फ्लैजिलिन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज एब्सेंट इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आपको पूछा जाए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या एब्सेंट होता है सेल वॉल में, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा टैकोइक एसिड। जो टैकोइक एसिड होता है ये जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है सेल वॉल का तो उसमें ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है, तो ये आप बोल सकते हैं सेल डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, उसके बाद सेल के डिवीजन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है सेल डिवीजन को, तो ये सारे इसके कुछ फंक्शन हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट ऑन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज नॉन एज। आपको पूछा जा रहा है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, तो वो कौन सा एंजाइम्स है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमिएसिस। ठीक है, परमिएसिस जो है एक एंजाइम्स है जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है, और ये जो एंजाइम्स होता है इसको हम लोग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, यानी ये आप इसको कह सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो कि जो आप इसको ये जो प्रोटीन होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ये अलाउ करता है डिफ्यूज़न को। ठीक है, किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़न, यानी वो इन और आउट हो सकता है उसको ये अलाउ करेगा। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, स्पोर्स एडिशनल आउटर कवरिंग इज कॉल्ड। बोल रहा है स्पोर्स का जो एडिशनल आउटर कवरिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सोस्पोरियम। ठीक है, ये आउटर सरफेस पे आप ये समझ सकते हैं एक लेयर होता है, जो मैच्योर स्पोर्स होते हैं उसके आउटर सरफेस पे एक लेयर होता है उसको बोलते हैं एक्सोस्पोरियम,
और इसका फंक्शन क्या है, एक्सोस्पोरियम जो पोर्शन है वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, स्पोर्स को इंटरेक्ट करेगा इन्वायरमेंट से, ठीक है, या तो होस्ट के साथ, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होंगे उसके साथ इंटरेक्ट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। और इसमें क्या कंटेंट्स हो सकता है, तो स्पोर्स एंटीजन भी ये प्रेजेंट कंटेन कर सकता है ये, ठीक है। एग्जाम्पल यदि पूछा जाता है आपको तो बैसिलस एंथ्रेक्सिस और उसके बाद बैसिलस सेरेस, तो ये सारे एग्जाम्पल होंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 28, स्पोर्स आर डिस्ट्रॉयड बाय ऑटोक्लेविंग एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर विच मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मिनट। यानी जो स्पोर्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कितना टाइम की जरूरत होती है 121 डिग्री सेल्सियस पे, तो 15 मिनट की, ठीक है। तो ऐसा होता क्या है कि जो स्पोर्स होते हैं वो बिल्कुल हीट रेसिस्टेंस होते हैं, लेकिन उसके लिए भी स्पेसिफिक टेम्परेचर है, ये 40 to 50 डिग्री सेल्सियस पे ये आराम से उसको रेसिस्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे यदि हम ज़्यादा उसको टेम्परेचर देंगे तो उस टेम्परेचर पे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, वो जो स्पोर्स होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ऑटोक्लेविंग करने पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच स्टेन स्पोर्स आर अपेयर्स एज अनस्टेन्ड एरियाज। किस स्टेन में जो स्पोर्स होते हैं वो ऐसे अपेयर्स होते हैं, अनस्टेन्ड एरियाज में अपेयर्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निगेटिव स्टेन, ठीक है। आपको याद रखना है निगेटिव स्टेन में ऐसा होता है। या तो कई बार ऐसा भी हो सकता है निगेटिव स्टेन के जगह पे वहाँ पे आपको एंडोस्टेन भी दिख जाए, ठीक है। तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एंडोस्पोर स्टेन। तो ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शन पे ऑप्शन क्या दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द पॉपुलेशन डबलिंग टाइम ऑफ कॉलीफॉर्म बैसिली इज अबाउट। आपको पॉपुलेशन डबलिंग टाइम पूछा जाता है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो बैसिली होते हैं उसके, तो लगभग कितना होता है, तो वो 20 मिनट्स, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम होता है कॉलीफॉर्म्स बैसिली का वो 20 मिनट्स, ठीक है। और नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द जनरेशन टाइम ऑफ विच बैक्टीरिया इज अबाउट 20 आवर। अब पूछा जा रहा है जनरेशन टाइम जो होगा किस बैक्टीरिया का लगभग 20 आवर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबरकल बैसिली, ठीक है। ट्यूबरकल बैसिली जो होते हैं उसके जनरेशन टाइम कितने होते हैं, तो 20 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इज नॉन एज। यानी जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से प्रिवेंशन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीसेप्सिस, ठीक है। आपको याद रखना है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इज नॉन एज एंटीसेप्सिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, फॉर पेस्टराइजेशन ऑफ मिल्क इज हीटेड एट 63 डिग्री सेल्सियस फॉर डैश मिनट। अब पूछा जा रहा है पेस्टराइजेशन जो मिल्क हम लोग करते हैं जिसमें कि मिल्क को प्योरीफाई किया जाता है, तो उसमें जो भी माइक्रोब्स होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो भी होंगे उसको किल कर दिया जाता है पेस्टराइजेशन के दरमियान। तो मिल्क को हीट किया जाता है 63 डिग्री सेल्सियस पे, वो कितने टाइम के लिए हीट किया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट्स के बाद क्या होता है उसको, उसमें जो भी बैक्टीरिया होंगे वो सारे किल हो जाएंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर और साथ में टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इन पेस्टराइजेशन आफ्टर हीटिंग द मिल्क इज कूल्ड एट विच टेम्परेचर। यानी पेस्टराइजेशन के बाद जो होता है जब हीट किया जाता है तो उसके बाद मिल्क को कूल किया जाता है। तो आपको पूछा जा रहा है कि कूल कितने टेम्परेचर पे कूल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। यानी 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो होता है उसको फिर कूल किया जाता है। पर जब हीट करने के बाद जो पेस्टराइजेशन होता है उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि कूल कितने पे करना है, तो 5 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द एजेंट विच प्रिवेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इज नॉन एज। यानी वो एजेंट जो प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को, तो वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। नाम से पता चलता है स्टैटिक मतलब स्थिर करना, रोकना, तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक जो हो जाएगा वो क्या है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया का उसको ये रोकता है, प्रिवेंट करता है उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, स्टरलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर इज कैरिड आउट एट टेम्परेचर बिटवीन। अब पूछा है जो स्टरलाइजेशन किया जाता है अंडर स्टीम प्रेशर तो उसको कैरिड करने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो कितने रेंज के बीच में होगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 108 डिग्री सेल्सियस टू 147 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Question number 37. In which type of sterilization efficiency is checked by using Bacillus stereothermophilus is the test organism? आपको पूछा जा रहा है वो कौन से टाइप का स्टेरिलाइजेशन है जिसमें कि जो एफिशिएंसी होता है उसको चेक किया जाता है स्टेरोथर्मोफाइलस बैसिलस के द्वारा, ठीक है, उसको रखा जाता है टेस्ट ऑर्गेनिज्म के रूप में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। इस टेक्निक में क्या होता है कि जो थर्मोफाइलस जो होते हैं उसको चेक करने के लिए, एफिशिएंसी को चेक करने के लिए रखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38. विच टाइप ऑफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन? अब पूछा जा रहा है वो कौन से टाइप का नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है स्टेरिलाइज करने के लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड रेज, ठीक है। आपको याद रखना है इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, तो स्टेरिलाइजेशन के लिए, कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39. इंफ्रारेड रेज आर कंसीडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ, इंफ्रारेड रेज को कंसीडर किया जाता है किस फॉर्म के रूप में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। यानी हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन जो होगा वो उसके तरह ही इंफ्रारेड को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40. विच टाइप ऑफ रेडिएशन आर यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग सिरिंजेज एंड कैथेटर? तो सिरिंजेज और कैथेटर्स को स्टेरिलाइज करने के लिए हम कौन से टाइप के रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं कि सिरिंजेज और कैथेटर्स इनको स्टेरिलाइज करने के लिए हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41. विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर एंड लैब्स? आपको पूछा जा रहा है कि वो कौन से टाइप का रेडिएशन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेशन थिएटर और लैब्स को स्टेरिलाइज करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है। आपने कई बार गौर किया होगा जब आप इंटर्स करते हो हॉस्पिटल्स में तो वहाँ पे क्या होता है कि ये इंफ्रारेड रेडिएशन लगा रहता है, ठीक है, जिससे क्या होगा जो भी आपके ऊपर जो जर्म्स होंगे, जो बैक्टीरियाज होंगे वो सारे किल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42. विच रे हैज़ वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर? अब पूछा जा रहा है वो कौन सा रे है जिसका कि पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा रेडिएशन, ठीक है। आपको याद रखना है गामा रेडिएशन या गामा रे वो जो होता है उसका पेनिट्रेशन जो पावर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 43. विच अल्कोहल इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट? अब पूछा जा रहा है कि वो कौन सा अल्कोहल है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। आपको याद रखना है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है उसका फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44. डाइज डिस्ट्रॉय विच कैपेसिटी ऑफ द सेल? अब पूछा जा रहा है जो डाइज होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं कौन से कैपेसिटी, जो सेल के कौन से कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी। जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होता है उसको ये क्या करते हैं, डाइज डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45. विच हैलोजन इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक फॉर ड्रेसिंग वाउंड्स? जो वुंड्स होते हैं उसको ड्रेसिंग करने के लिए कौन से हैलोजन का इस्तेमाल किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। आपने देखा भी होगा टिंक्चर ऑफ आयोडीन, उसका इस्तेमाल किया जाता है ड्रेसिंग करने के लिए। कहीं पे कट फट भी होता है, कई बार इसको आप बीटाडीन भी बोलते हैं, बीटाडीन का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, तो ड्रेसिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46. विच गैस इज कॉमनली यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर? आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा गैस है जिसका कि कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है फ्यूमिगेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। आपको याद रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड जो है उसका गैस का इस्तेमाल जो होता है किया जाता है फ्यूमिगेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47. विच सॉल्ट इज कॉमनली यूज्ड एज फंगीसाइड्स? तो फंगीसाइड्स के लिए हम लोग कौन से सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सॉल्ट। तो आपको याद रखना है कॉपर सॉल्ट का कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है फंगीसाइड्स के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48. विच कंपोनेंट ऑफ कल्चर मीडिया एक्ट एज अ स्टिमुलेंट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ? अब पूछा जा रहा है वो कौन से कंपोनेंट है कल्चर मीडिया का जो एक्ट करता है स्टिमुलेंट के रूप में बैक्टीरियल ग्रोथ को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ईस्ट एक्सट्रैक्ट वो कंपोनेंट है कल्चर मीडिया का जो एक्ट करता है स्टिमुलेंट के रूप में बैक्टीरियल ग्रोथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 49, विच कंपोनेंट ऑफ कल्चर मीडिया हेल्प्स टू मेंटेन द आइसोटोनिसिटी। पूछा जा रहा है वो कौन सा कंपोनेंट है कल्चर मीडिया का जो हेल्प करता है आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करके रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनरल सॉल्ट। ठीक है, आपको याद रखना है कि मिनरल सॉल्ट जो है वो कंपोनेंट है कल्चर मीडिया का जो हेल्प करता है मेंटेन करने में आइसोटोनिसिटी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि ये 50 क्वेश्चन और फिर 50 क्वेश्चन जो है आप लोगों को मिल जाएंगे। वो सारे क्वेश्चन जो मैं अभी दे रहा हूँ ये सारे एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये कई बार ये पूछे भी गए हैं ये क्वेश्चंस, तो आपको ये अच्छे तरीके से देखने हैं इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मोस्ट वाइडली यूज्ड सॉलिडिफाइंग एजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड मीडिया इज। अब पूछा जा रहा है जो मोस्ट वाइडली यूज सॉलिडिफाइंग एजेंट कौन सा है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सॉलिड मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगार। ठीक है, आपको याद रखना है अगार जो है काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि अगार जो होता है एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है सॉलिड मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।